Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Can we start now? Sure. So basically, today we are going to start chapter chemical kinetics. तीन बहुत important chapters हैं बेटा. Three important chapters in our syllabus. First is thermodynamics, second equilibrium, and third is kinetics. So if you recall, in thermodynamics, basically it deals with feasibility of the process, whether process is possible or not. ठीक है ना. केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर आप देखोगे ना तो इट टेल्स यू अबाउट हाउ मच द प्रोसेस विल टेक प्लेस, राइट. सो अभी तक वी डू नॉट हैव द आइडिया ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. सो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. तो एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा. Thermodynamic study gives only the idea of feasibility of chemical reactions. अगर आप रिकॉल करोगे so delta G less than 0, right? Now this is the condition for spontaneous process. The thermodynamic study gives only the idea of feasibility of chemical reactions and does not give any idea of rate of reaction. Does not give any idea of rate of reaction. Does not give any idea of rate of reaction. Rate of reaction का मतलब how fast reaction is taking place. ठीक है. How fast or slow the reaction is taking place. फिर लिखिएगा फर्दर इसी में chemical kinetics deals with the measurement of rates of reactions. Measurements of rates of reactions under given conditions of temperature, pressure, and concentration. Under given conditions of temperature, pressure, and concentration. ठीक है. दो तीन चीजों का पहले तो देखो बेसिक आइडिया होना चाहिए. Reaction we know. How do we represent a chemical reaction? We write reactants left hand side, then arrow, then products right hand side. तो ये तो अपने को पता ही है कि for reactants it is breaking of bond. And products के लिए formation of new bond. Formation of new bond. ठीक है. तो एक तो ये क्वेश्चन है कि why the rates of chemical reactions differ from each other. ठीक है. तो उसको तुम इस तरह से भी डील कर सकते हो कि भाई since number and nature of bonds are different for different substances. Nature means
forces, intermolecular forces basically. So for different substances, nature of bonds are different. So probably because of that, rates are different. ठीक है ना? अभी तो रिपीट कर सकते हो? मैंने बोला कि क्वेश्चन जो माइंड में आना चाहिए वो कि व्हाई रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिफर फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो अभी हम फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे, बट एक माइंड में इमीडिएट जो आंसर आएगा वो यही होगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नेचर ऑफ बॉन्ड्स, दे डिफर फ्रॉम सब्सटेंसेस टू, इसीलिए वो रेट भी डिफर कर रहा हो. ये सब तो अलग चीज है. पहला क्वेश्चन जो आएगा, व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन. जो हम रेट कर रहे हैं, रफ आइडिया हो सकता है ना कि तुम रेट समथिंग लाइक स्पीड, बट एक्चुअली में उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना, क्या निकालें, व्हाट शुड वी कैलकुलेट, जिसमें हम कंपैरिजन कर पाए रिएक्शंस के रेट्स का, स्पीड का. ठीक है, तो सबसे पहला स्टडी हम यहां पर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन. आप ये मानकर चलो बेटा कि दिस चैप्टर is one of the easiest chapters of physical chemistry. इसका क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में गलत नहीं होगा. ठीक है, तो आप ये भी समझ लो कि बाकी जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो भी लगभग इसका क्वेश्चन सही करेंगे. तो अगर बाई चांस कहीं आपसे गलत हो गया तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा. तो स्कोरिंग है, मतलब ये तुम्हें कम टाइम में रिवाइज भी करवा देगा और मार्क्स भी देकर जाएगा. ठीक है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसका आंसर तुमको गलत हो जाए. चलो, सो रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम क्लासीफाई करें तो रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन क्लासीफाई इनटू एवरेज रेट, एवरेज रेट, और एक हम लोग लिखेंगे बेटा यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, एक एक करके दोनों की बात करेंगे. देखो, वैसे नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है, तुम सबने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, विद स्पीड, इंस्टेंटेनियस, है ना, ये सब पढ़ा हुआ है, यू हैव द आइडिया. तो एवरेज रेट का या मतलब क्या होगा? देखो, होता क्या है कि बेसिकली रिएक्शन होने का मतलब है रिएक्टेंट इज गेटिंग कंज्यूम. यही है ना, रिएक्टेंट इज गेटिंग कंज्यूम. तो रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये सब जो जो डिसअपियरेंस है या कंजम्पशन है, कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है, ये आपको एक रेट का आइडिया देता है. अगर मैं एक रफली ग्राफ बनाकर तुम्हें दे दूं कि लाइक, मोस्टली आप ये याद रखना कि व्हेन वी टॉक अबाउट द ये रेट, वी विल टॉक अबाउट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन में इट शुड बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो जैसे मैं ग्राफ ले लूं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, और कोई भी ग्राफ दे दिया, मान लीजिए ऐसा ग्राफ दे दिया, तो आप क्या बोलोगे कि T1 टाइम पर लेट अस से कॉन्सेंट्रेशन इज C1, और लेट अस से T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है C2. तो व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन? जो डेल्टा सी है वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो गया, दैट इज C1 माइनस C2 माइनस C1, है ना. और टाइम इंटरवल कितना हो गया? T2 माइनस T1. क्या बात समझ पा रहे हो बता? तो ये बेसिकली एक टाइम इंटरवल में तुमने निकाला है ना, इसीलिए उसको एवरेज नाम दे. ठीक है ना, एवरेज. तो हमारे लिए जो एवरेज रेट अगर मैथमेटिकली लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी. राइट, तो ये है बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. ठीक है.
एक नोट लिख लो बेटा इसमें। सर एक अच्छा, एवरेज रेट। हाँ, एवरेज रेट के लिए नो, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। It is the change in the concentration. It is the change in the concentration of reactants or the change in the concentration of products per unit time. सर आप एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर सकते? It is the change in the concentration of reactants or change in the concentration of products per unit time. लिख लिया बेटा? और सामने भी मैंने आपको ये दे दिया है, सब कुछ लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। अब हेडिंग तो डाल दो आप, इंस्टेंटेनियस रेट। पॉइंट इज व्हाई आर वी स्टडिंग दिस? इतना बढ़िया सा एवरेज रेट का फॉर्मूला है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, तो इसकी क्या जरूरत है? तो इसके लिए पहले तो नोट लिखो एक छोटा सा, ये आपको गाइड करेगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। सिंस रेट ऑफ रिएक्शन, since rate of reaction goes on changing every moment, since rate of reaction goes on changing every moment, therefore, it is more appropriate, it is more appropriate to express the rate of the reaction at a particular instant of time rather than interval of time. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे उसके लिए लिख लीजिए बेटा। Instantaneous rate is defined as increase in the concentration of any of the products, concentration of any of the products, or decrease in the concentration of any of the reactants, decrease in the concentration of any of the reactants
per mole, Yes, sir. per mole, per mole at a particular instant of time at a given temperature. जैसे एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग. कंसीडर a reaction A moles of A reacting with B moles of B giving you C moles of C plus D moles of D. एक जनरल रिएक्शन ये दी हुई, ठीक है. तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो हम A के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, B के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, C के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, D के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. किसी के भी टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, पहली चीज. दूसरा, जो इंडिविजुअली हम लिखेंगे ना रिएक्टेंट्स के लिए, जो रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स के लिए हम टर्म यूज करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. क्या यूज करेंगे बेटा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यूज करेंगे, या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन यूज करेंगे. रेट ऑफ कंजम्पशन यूज करेंगे. डिसअपीयरेंस लिखो, कंजम्पशन लिखो, ठीक है. और बिकॉज कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो हम इसको नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे. ठीक है. अगर मान लीजिए आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं और कोई रिएक्टेंट है तो ऑफ कोर्स उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही होगी. मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा आया, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अपने को मालूम है कि ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है विद टाइम उसको हम स्लोप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना. ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? डीसी बाई डी टी. क्लियर है? ठीक है. बिकॉज ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करेंगे तो हम लोग यहां पर इसको माइनस डीसी बाई डी टी करेंगे. अभी सोचिए अगर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होते हम लोग तो हम लोग प्रोडक्ट्स के लिए क्या लिखते? रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते, है ना. रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते, रेट ऑफ प्रोडक्शन लिखते. ये सारे टर्म्स लिख कर रखो. और भी हो सकता है तुम्हें कुछ एग्जाम में ऐसा मिल जाए. ठीक है. सो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ प्रोडक्शन. तो ये हम लोग लिखेंगे प्लस में. क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? प्लस और माइनस का ये मतलब नहीं कि रेट नेगेटिव है. प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है. प्लस है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है टाइम, और माइनस है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है. इज इट क्लियर? देखो, अगर मुझे ये लिखना हो ऐसे, आप सारे टर्म्स धीरे धीरे लिखिए. सबसे पहले लिखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. तो उसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, माइनस या तो डी सी ए बाई डी टी ऐसा करके लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस और स्क्वायर ब्रैकेट बाई डी टी. ठीक है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसी तरह से अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी सी बी बाई डी टी, या फिर इसके बदले माइनस डी बी बाई डी टी. आप पहले समझ लो रिप्रेजेंटेशंस कैसे हैं ये सब.
अच्छा, मुझे अगर ये प्रोडक्ट सी के बारे में लिखना है तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस। तो उसके केस में क्या लिखा जाएगा बेटा, प्लस। तो ये हो जाएगा डी सी सी बाई डी टी, या फिर इसके बदले क्या लिख देंगे, प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट सी डी टी, राइट। इसी तरह से प्रोडक्ट डी के बारे में लिख सकते हैं हम लोग, प्लस डी सी डी बाई डी टी, या फिर प्लस डी और बी बाई डी टी। एनी कंफ्यूजन? तो ये बेसिकली रेट्स हैं इंडिविजुअल स्पीसीज के, इंडिविजुअल जो सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके। वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन अभी तक। हमने इंडिविजुअल जो सब्सटेंसेस है उनके रेट्स के बारे में लिखा है। एनी कंफ्यूजन बेटा? नो सर। ये हटा दी इस पेज को। नहीं सर। तो प्रोडक्ट्स के लिए आपने क्या क्या बोला? रेट ऑफ अपीयरेंस और अपीयरेंस, फॉर्मेशन, प्रोडक्शन। हो गया बेटा, हटा दें। हाँ सर। चलो, अब वापस मैं उसी जनरल रिएक्शन को लिख लेता हूं। A moles of A plus B moles of B reacting with each other to give C moles of C, D moles of D। ये जो A small b small c small d, ये कोफिशिएंट्स हैं, ये बहुत मैटर करते हैं यहाँ पर बेटा। अगर मुझे यहाँ पर लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, एज आई टोल्ड यू, आई कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन with the help of A, capital A, B, reactant B, प्रोडक्ट C, प्रोडक्ट D, इनके किसी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो करना क्या होता है, जो उनका इंडिविजुअल रेट होता है, कोफिशिएंट को बस डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमारे लिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू, इसका अपने को मालूम है माइनस डी सी ए बाई डी टी, बस इसमें क्या कर दो, 1/A कर दो, तो ये हो जाएगा -1/A टी सी ए बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू, बिकॉज रेट तो अगर रिएक्शन का लिख रहे हो तुम किसी के टर्म्स में लिखो, रेट शुड बी द सेम, राइट ना। रेट ऑफ द रिएक्शन तो सबके लिए सेम ही होगा ना, वो तो रिएक्शन कितना फास्ट या स्लो जा रहा है उसको बता, सबके लिए सेम है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, -1/B डी सी बी बाई डी टी। किसी को डाउट बेटा? अब प्रोडक्ट्स के टर्म्स में क्या लिखोगे, सी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, प्लस 1/C डी सी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/D डी सी डी बाई डी टी। किसी को मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना कॉपी कर लिया बेटा? यहां पर ये हाईलाइट कर लेना कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट concentration
concentrations of C and D are increasing. A negative sign indicate that concentration, in this case A and B, concentration decreases. Okay. Plus sign indicates that concentration increases and minus sign indicates concentration decreases. कोई कंफ्यूजन बेटा? Nice. चलो, अभी रेट के लिए अगर तुमको यूनिट लिखने को दिया जाएगा तो क्या लिखोगे? बहुत आसान है भाई, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल्स पर पर लीटर। और पर यूनिट टाइम मतलब मोल्स लीटर। पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका फिक्स हो गया यूनिट, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ROR का हमेशा कांस्टेंट रहता है ना? रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, यूनिट उसका। सेम, हाँ, यूनिट तो यही रहेगा। देखो, जो रेट है ना, हम लोग अभी किसके टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो जो क्वांटिटी है, मतलब जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं उसको ही बदल देगा अगर वो, तो यूनिट बदलेगी, वरना यूनिट यही रहेगी। मेरी बात समझ में आई? मान लो कल को प्रेशर ले ले, तो चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, दैट इज ऑल्सो रेट, तो उसका यूनिट बदल जाएगा। अदरवाइज हम यही लेंगे। तो हम लोग मोस्टली कॉन्सेंट्रेशंस में डील करते हैं, इसलिए वी आर राइटिंग मोल्स पर लीटर पर। इज इट क्लियर? चलो, अब इसमें अगर तुम लोग रिकॉल करो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन आता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन depends upon the molar concentration of the reactant. ठीक है, एक्टिविटी होती, बस उसको हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा? जैसे ए है तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए लिख देंगे, ठीक है ना? तो मान लीजिए ए गिविंग पी है, तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या लिखेंगे? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी हम लिख देंगे आर इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के डाल देंगे। तो वहां भी हमने पहले ये लिखा हुआ है कि के को क्या बोलते हैं बेटा? रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये दिया हो, ठीक है, आर का यूनिट आपको मालूम है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। एक यहाँ पर केवल ए लिखा हुआ है और ए का यूनिट अपने को मालूम है मोल्स पर लीटर, तो के का यूनिट आ जाएगा आपको। लेट अस से ए प्लस बी गिविंग पी है, और मैं यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन लिख देता हूं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या होगा, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर इज इक्वल टू के टाइम्स दिस। अब यहाँ पर बिकॉज दो टर्म्स आ गए, तो हमारे लिए के यूनिट में क्या आ जाएगा? इधर मोल्स पर लीटर पर सेकंड लिखोगे, यहाँ मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर हो जाएगा। उधर डालोगे तो लीटर पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर के का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? लीटर पर मोल
पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई? और यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोल्स पर लीटर तो कैंसिल हो गया, तो ये केवल पर सेकेंड बच रहा है। इसका मतलब है कि जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द रेट एक्सप्रेशन विच यू आर राइटिंग। इसको हाईलाइट कर लो बेटा। सबने लिख लिया बेटा? तो वो स्टेटमेंट एक बार अभी वापस बोलो। क्या चीज? के लिए आपने बोला था ना अलग अलग। यूनिट की बात कर। हम लोगों ने ऐसा लिखा कि आर का यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है सारे रेट एक्सप्रेशंस के लिए। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनका यूनिट मालूम है, मोल्स पर लीटर। के का जो यूनिट है दैट विल डिपेंड अपॉन द रेट एक्सप्रेशन। ये जो आप आर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन दिखाते हो, इसको कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। अभी पूरे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यही रेट एक्सप्रेशन। रेट कांस्टेंट या फिर इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलते हैं। रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। So it is the rate at unit concentrations of the reactants. It is the rate at unit concentrations of the reactants. आगे चल के हम पढ़ेंगे बेटा कि ये जो रेट कांस्टेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, और एक बड़ी बात इसमें आप लिखना चाहो तो अभी से लिख सकते हो कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, है ना। बाद में भी सब सीखेंगे हम लोग, अभी के लिए कम से कम इतना लिख कर रख सकते हैं कि के किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पे। और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, के नहीं। ठीक है, चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाऊं, ट्राई करोगे? हाँ सर। हाँ सर। चलो दिखा बेटा। हाँ सर हो। कर लिया? यस सर। सबने कर लिया बेटा? आंसर तो डालो चैट बॉक्स में। इसमें एवरीवन में डाल दी। चल रहा है, करेक्ट है सर। वो कॉन्फिडेंट था ना। दिखाना था सर उसे। हाँ, देखो थोड़ा तो शो ऑफ करना होता है। चलो, तो ये सबको क्लियर है बेटा? तो ये रिएक्शन देखकर ही पता चल रहा है अपने आप, है ना। सबको आ गया है ना बेटा? बिकॉज हाँ, इंडिविजुअल जो रेट्स होंगे उनमें आप केवल स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो, तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि जो सी का स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 होना चाहिए, डी का स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 3 होना चाहिए, ए का स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 4 होना चाहिए,
बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। और बी और जो डी है वो रिएक्टेंट्स होने चाहिए, है ना। सी और क्या कहाँ गया, ए, ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये हो गया। ये देखो बेटा, फटाफट डालो आंसर। सर डाला मैं। हम्म सबने सोच लिया? लगभग सबके आंसर सही हैं। साफ साफ पता चल रहा है बेटा, BrO3- इज द रिएक्टेंट, यानी कि उसके लिए माइनस साइन आएगा। कोफिशिएंट उसका 1 दिया है, यानी केवल 1 से डिवाइड होगा। Br2 का कोफिशिएंट 3 और प्रोडक्ट है, तो वो प्लस होगा और 3 से डिवाइड होगा। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन? चलो हटा दें। इसका आंसर देखो बेटा, तो भेजा। हम्म सबने सोच लिया? हाँ चल, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ एक्स से, ठीक है। तो इसमें DA/dt तुमको पता है, DV/dt पता है, DC/dt भी पता चल गया, x/1.5, है ना। अभी रेट के वे में लिखोगे तो क्या होगा बेटा, -1/x DA/dt is equal to -1/y dV/dt is equal to 1/z DC/dt। बताइए क्या सही आंसर आएगा? तुम लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए हैं। सर दिया है। दिया है। तो 0.5 थोड़ी 1.5। हाँ 1.5, मैंने 0.5 3/2। जेड लिखा है जेड। कहाँ लिखा है, क्या लिख दिया मैंने? वो जेड है जेड। वो Z जेड है है। और वो और 3/2 है 1/2।
कहाँ कौन क्या बोल रहा है? मैंने कहाँ लिख ना दिया है वो उसका लिख 3/2? क्या किधर लिख दिया मैंने? ये तुम्हारा रेट्स के बेसिस पे रिलेशन होता है। सेड है, ठीक आरुष बेटा, तुमने डी कैसे निकाला? सर क्योंकि 1/z है ना, तो अरे मैं उल्टा कर दिया। है। ये आएगा, अरे मैं ये सी आएगा। लिखा था, चेंज करके डी लिखा। तो सी आएगा। मैंने भी पहले डी लिखा था, फिर सी लिखा। मैंने पहले सी लिखा मैंने भी फिर डी लिखा था, फिर सी। सर मैं करेक्ट का गलत कर दिया। चलो आगे बढ़े। आज यस सर। ये आंसर बताओ। भेजा। तुमने निकाल लिया बेटा? हाँ सर। बहुत सिंपल है बेटा। तो यहाँ तो सीधे सीधे माइनस डी सी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1/2 डी सी बी बाई डी टी। तुम्हें ये वैल्यू पूछी है, राइट? तो बस क्या कर देना है, जो ठीक डी समझ। सी ए बाई डी टी दिया हुआ है उसका 2 टाइम्स कर देना है। सबके आंसर सी क्यों है? फिर क्या आना चाहिए? मैं बस पूछ रहा हूँ, सबके सी आए। तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या सब? तो वैसे नहीं, मतलब सारे सर वो बोल क्वेश्चन रहे सब के क्वेश्चंस के आंसर सी है। हाँ, मुझे लगा सारे स्टूडेंट्स के आंसर सी कैसे, इसको मैंने कहा भगवान बन गया है क्या? सारा देखना या हैक कर लिया मेरा कंप्यूटर। जी चलो सही। देखते हैं इस बार सी आंसर सही है कि नहीं। तो भेजा। सर ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आते हैं क्या? तुमको ज्यादा आसान लग रहा है तो तुम्हें खुश होना चाहिए।
हाँ सर लग तो हाँ तो बस खुश रहना चाहिए ना, ऐसा दुखी थोड़ी ना हो जाना चाहिए, हाउ कैन आई सॉल्व क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड और करोगे? वो यूज टू हो गया है क्वेश्चन नहीं आने के लिए सब लोग। वैसा जब आता है तब लगता है कि तो क्या मजाक। इसीलिए तो इजी शुरू में क्वेश्चन है। कह दिया था ना कि इजिएस्ट चैप्टर्स में से एक है। चलो, फिजिकल केमिस्ट्री। सबने निकाल लिया बेटा? यस सर। ऐसा ना हो सबका गलत हो। कई बार ऐसी फीलिंग्स आ जाती है, एक एक अटेम्प्ट सबने ले लिया है, ठीक है? जितने लोगों ने आंसर दिया, अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हारे आंसर्स गलत हैं, तो क्या बेस्ट आंसर चूज करोगे? क्या बोला आपने? इफ आई से, जैसे भृगु कॉन्फिडेंट था, कह रहा क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं अगर ये बोलूं कि भृगु का आंसर गलत है और साथ साथ तुम सबका गलत है और सबका सेम आंसर है, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट बेस्ट आंसर आपकी तरफ से? अब भृगु इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि उसको लग रहा था मेरा आंसर तो सही है, और ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस आते कैसे हैं, और उसी मोमेंट पे भगवान ने इसकी सुन ली। अच्छा, बाकी लोग भी सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है। करेक्ट ही है सर, जो भी हाँ, उसने। सर आप बहका रहे हो हम लोग। मेरा हाँ काम है बेटा, पैसे लेता हूँ। वन ने सुन ली सर। एग्जाम में 4 ऑप्शंस आते हैं ना, 3 बहकाने के लिए होते हैं। यस। सर इसमें तो अगर ऐसा मल्टीपल ऑफ 100 होता तो भी चल हाँ जाता। वो अच्छा, भी समझ मान लो जाता। कि गलत हो गया, अगर मान नहीं लो अभी होएगा ही गलत नहीं हो सर, गया, कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चंस के सुनो तो, क्वेश्चंस। अरे यार अगर मान लो गलत हो गया, तो तुम क्या रोज केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे? हाँ ठीक है, डन सर। डन। सब लोग प्रॉमिस करते हैं। हाँ डन। प्रॉमिस। अगर गलत हुआ तो सर। हाँ, भृगु। यस सर करते हैं। हाँ, स्वयं। ठीक है। चलो, सब लोगों ने प्रॉमिस कर लिया कि अगर क्वेश्चन का आंसर गलत निकला, तो ये लोग 100 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रोज करेंगे। सही हुआ तो डिसाइड आप ये चॉकलेट करेंगे कि दोगे। कौन से करने हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 क्वेश्चंस तुम्हें अच्छी बुक से सॉल्व करने हैं, ठीक है? अब इसमें देखो, कहीं तुमने ये मिस्टेक तो नहीं कर दी है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मोल्स पर लीटर लेना था और तुमने किसी और यूनिट को ले लिया? कहीं ये ब्लंडर तो नहीं हो सर गया? पर सब ऑप्शन में भी तो सेम ही तो है। वही तो। बट उसका तुम्हें क्या लगता है, एक अलग मोल आएगा। SO2 एक मोल SO3 सेम होता है? नहीं नहीं, सेम होता है। सेम इन मोल के टर्म्स में, लेकिन क्या केजी में सेम होगा? केजी में नहीं होता। नहीं। क्या फीलिंग्स आ रही है? 100 क्वेश्चन रोज करने की फीलिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हाँ शर्त जी। लगा रहे थे तुम लोग मुझसे, अब भृगु ये तो कुछ ज्यादा ही और कॉन्फिडेंट हो गया। कहाँ गया ये? इस इसने कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है, इसका चेहरा देखना चाहिए नहीं था। सर वो पहले उससे वाले 200 क्वेश्चन का को था। देख के बोल रहा था कि बहुत इजी लग रहे थे। चुप कर तू, इसको दिखाने के बाद तुमने बोला है, और आंसर लिखने के बाद। चलो, अभी क्या आंसर चेंज करना चाहोगे बेटा? सबसे हाँ पहले जी। जो किलोग्राम पर मिनट दिया उसको मोल्स पर मिनट में कन्वर्ट करो, और फिर एक्सप्रेशन सही सही लगाओ। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ SO3? 80। 80। तो पहले उसको डिवाइड करो, और जब तुम्हें मोल्स पर लीटर पर मिनट उसमें आ जाए SO2 का, फिर उसमें SO2 का मोलर मास मल्टीप्लाई करो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ऐसी मिस्टेक्स करते हैं हम एग्जाम में। आंसर बी है क्या सर? वो तो टाइम बताएगा। बी है। सेकेंड अटेम्प्ट भी आरुष ने ले लिया। लेट्स सी, कहीं ये गलत ना हो। चलो देखें, या कोई और आंसर लिख रहा है? बी है बी। चलो, 2 अटेम्प्ट तुम लोग के हो गए। अगर ये गलत हुआ तो तुम लोग
150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे एवरी डे। आर यू रेडी? काइनेटिक्स के ना? नहीं रे, केमिस्ट्री। बट ऐसे केमिकल का है ये, ऐसा तो कोई ऑथर भी नहीं होगा जो इतनी क्वेश्चन बनाएगा। बट तो तो केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं ना, ज्यादा केमिस्ट्री कैसे खत्म हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। 1 महीने में। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज है कि जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है SO3 बाई dt, यहां कर दो 100/80। ये किया बेटा? हाँ चाहे तो हम इसको किलोग्राम को ग्राम में भी कन्वर्ट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चल के वो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, है ना। बहुत मन कर रहा है तो कर लो, ये लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, मोल्स पर मिनट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर समझ लो, तुम्हें चाहिए ये चाहिए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड केवल कर दोगे तो वही पूछा एक्चुअली, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 1/SO2 और SO3 पूछा ना रिलेशन, तो ये तो वही है, इसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारा SO2 बाई ये आ गया, बट ये आया किस में बेटा, मोल्स पर मिनट में। ऑप्शन में किस में लिखा हुआ है? किलोग्राम। तो आप इसमें फर्दर क्या मल्टीप्लाई करो, 64 मोलर मास ऑफ SO2 कितना होता है, 64 64। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁻³ डिवाइड भी कर दो, कितना आंसर आता है? 80 kg बने। चलो, सब लोग समझ गए? तो ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है बेटा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। ये कॉपी कर लिया, हटा दें इसको। चलो, वापस आ जाते हैं यहाँ। हाँ अभी लिखिएगा बेटा, factors on which rate of the reaction depends. Factors on which rate of the reaction depends. मतलब factors affecting rate of the reaction. देखो, जो हमें बेसिकली पढ़ना है पूरे सेशंस में लगभग, वो एक तो हमको पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें जो और थोड़ा बहुत पढ़ना होगा वो होगा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ये मेन फैक्टर्स है, इसके अलावा भी थोड़े बहुत तुम्हें और भी फैक्टर्स पढ़ने होंगे, ठीक है। जैसे कि हो सकता है कि तुम्हें
यू नो फिजिकल स्टेट वगैरह, इसके बारे में। तो जनरली हम लोग जैसे अगर रिकॉल करो केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें होमोजेनस, हेट्रोजेनस ये सब पढ़ाया गया है ना। तो इट इज बिलीव कि जो होमोजेनस रिएक्शंस होती हैं वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू हेट्रोजेनस रिएक्शन। ठीक है, तो चाहिए तो यहीं पर हाईलाइट कर लेना, इसको बाद में नहीं लिखेंगे हम। इसके अलावा ये भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे अभी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा हाइड्रोकार्बन, है ना। उसमें एल्केन करके चैप्टर आएगा, उसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हम हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजनेशन 9th में भी पढ़ते हैं, उसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, याद है ना, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, टीटी है ना। टीटी हाँ, तो ये जो निकल या प्लैटिनम ये सब यूज करते हैं ना, पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे लिए यू नो पावर, अब इसको ऐसा बोल सकते हैं कि बिकॉज पाउडर फॉर्म में जब तुमने लिया तो ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट है बेसिकली सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है जिस पे रिएक्शन हो रही है। ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर दिया, रेट बढ़ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? तो एक वो भी केस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये सब छोटे पॉइंट्स लिख लेना बेटा। भले ही मैंने ऐसे जल्दी से बताया, बट वो आप मेंशन कर देना कि भाई फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। तो अगर वो पाउडर्ड सॉलिड है तो दैट रिएक्ट उससे रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी फास्टर देन रिएक्शन इन बल्क सॉलिड। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया जो नोन है, हाइड्रोजनेशन वाला। इसके अलावा कई सारी रिएक्शंस में हमें प्रेजेंस ऑफ लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक्सपोजर टू रेडिएशन भी लिख सकते हैं। तो जो फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं वो आ गए। इसके अलावा कई रिएक्शंस में पीएच बहुत मैटर करेगा। H+ कॉन्सेंट्रेशन, एक पर्टिकुलर पीएच पे कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये नोट कर लो फैक्टर जिसमें से मेनली हम इनकी बात करेंगे बेटा। चलो शुरू करें एक एक करके। एक मिनट। यस सर। नेचर ऑफ बॉन्ड्स में भी लिख सकते हैं बेटा। नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, नेचर का यहाँ मतलब बॉन्ड से होगा ना। अगर बॉन्ड्स वीक हैं तो लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। देखो एक कोलिजन थियरी है, आप चाहिए तो ये लिख सकते हो। कोलिजन थियरी क्या कहती है? कोलिजन थियरी कहती है कि a reaction takes place when molecules collide with each other। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आप मुंबई में लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, है ना, भीड़ में। तो झगड़ा कब शुरू होता है? जब एक दूसरे से टकराते हैं ना। मतलब गलती आपकी भी नहीं है, जो आपको पीट रहा है उसकी भी गलती नहीं। ठीक है, गलती सर गवर्नमेंट हर की बार है। हम ही क्यों पीटते हैं? अभी क्या हाँ ना करें? सर, हम नहीं मार सकते किसी को। नहीं नहीं, तो गलती गवर्नमेंट की है। अभी भर दिया उसमें, अभी तुम लोग टकरा रहे हो, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि इमीडिएट झगड़ा चालू हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारे कोलिजन्स होंगे। तो झगड़ा एक्चुअली कब चालू होता है उसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स, है ना। कि तुम्हारा हाथ इधर उधर थोड़ा सा टकराया, 2-4 दांत किसी के गिर गए,
तो पलट कर दो चार तुम्हारे भी तोड़ देगा। तो प्रोसेस ऐसे शुरू होता है। तो कोलिजन थियरी कहती है कि a reaction takes place when molecules collide with each other, but all collisions are not effective. Only those collisions are effective in which bonds break, and effective collisions will decide the rate of the reaction. Is it clear? And when we say nature of bonds, तो हम उसमें बोलेंगे if bonds are weak, then effective number of collisions will be more, so rate will be more. अभी पहले से ही दांत कमजोर है तो इसमें हमारी क्या गलती है? कोलिजन हुआ, टूट गया। चलो हटाने बेटा इसको। अब जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, ऑल्दो इसको बाद में भी पढ़ेंगे, बट ऐसे एक आइडिया लेने के लिए कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर आप रिकॉल करो तो गैसेस स्टेट में ऐसा ग्राफ पढ़ते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, याद है? तो ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। तो हम इसमें क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स विच हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लो, किसी भी टेम्परेचर पे आपने निकाला। अभी मान लीजिए टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर आप ग्राफ रिकॉल करो तो ऐसा आता है, तो हम क्या बोलेंगे? नाउ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, ज्यादा एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने से इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, इसलिए रेट। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ेगा। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी दैट विल इंक्रीज, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। कोलिजन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलकर अब भी ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, पहले भी ड्रॉ किया है, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, याद है? तो एवरी रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। अगर बाई चांस आपने टेम्परेचर बढ़ाया और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, यानी मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी हैविंग हाई एनर्जी व्हिच कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर, क्योंकि एनर्जी बैरियर क्रॉस होता है तो ही रिएक्शन होता है ना? तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर क्रॉस कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। क्लियर है? और ये जो आपको एनर्जी बैरियर दिख रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर इसको बोल रहे हैं, और रिएक्टेंट से इसकी बीच की जो डिफरेंस है उसको एक्टिवेशन एनर्जी नाम से बुलाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट। If more number of molecules have this activation energy, of course rate will increase.
हो गया बेटा? एक मिनट। सर तो नीचे वाले में बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने से एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास आ जाती है, तो सेम कोऑर्डिनेशन ज्यादा, तो रेट ज्यादा Yes, rate will increase. अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो है, वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, मतलब इसको ब्रैकेट में इसलिए मैं लिखा रहा हूं कि देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा आसानी से निकल आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन मालूम है ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो आइडियली एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस रेट शुड इंक्रीज, राइट? अब ब्रैकेट में लिख देना बेटा, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये इसलिए लिखाया क्योंकि ये निकालना इतना आसान है नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैंने रिएक्शन लिखा ए गिविंग पी, है ना, तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले तक क्या लिख देते थे, आर इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि हम लोग ये जो कोफिशिएंट है इसको पावर में डाल देते थे, राइट? लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से बड़े आराम से लिख देते थे हम, ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट मान लीजिए लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या रेट एक्सप्रेशन लिख देते थे, आर इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर पावर 1 डाल दी, यहाँ पर पावर 1 डाल दी, और ये कहां से आई, कोफिशिएंट देख लेते थे। बट अभी आगे चल करके हम रिएक्शंस के नाम भी देंगे, ये ट्रू होगा ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शंस के लिए, ऐसी रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में हो रही, ठीक है? अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, देन दीज रेट एक्सप्रेशंस विल नॉट बी, हो भी सकता है कि ऐसा ही निकल आए, बट वी कांट से। जब मैं बोलूंगा वी कांट से, तो फिर क्या रिलेशन होगा, तो हम लोग इसको जनरलाइज वे में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए गिविंग पी, then I won't write R is equal to K times concentration of A to the power 1. I'll write concentration of A to the power N. I do not know कि वो concentration के किस वे में रेट का चेंज दिखाएगा, तो मैं पावर तो डालूंगा, but I will not write that as 1 because it is not a simple reaction कि जो 1 दिख रहा है वही डिटरमाइन करेगा रेट। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा a प्लस बी गिविंग p, आई वोंट राइट r इज इक्वल टू k टू द पावर 1 b टू द पावर, आई विल राइट r इज इक्वल टू k टाइम्स a टू द पावर, यहाँ कुछ और डाल दूंगा, x डाल दूंगा, यहाँ पर y डाल दूंगा, राइट? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर x, उस पे डिपेंडेंट है रेट, और b की किस पावर पे, y पे डिपेंडेंट है रेट,
और ये x और y केवल एक्सपेरिमेंटली निकाले जा सकते हैं, फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट। मैं बताऊंगा आपको कि क्या एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंटली निकाले जा सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली निकाले जा सकते हैं, और इन्हीं पावर्स को नाम देते हैं ऑर्डर। क्या नाम दिया बेटा? ऑर्डर। हम लोग बोलेंगे ये जो पावर x है, हम बोलेंगे दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। तो x यहां पर क्या हुई? x को हम लिखेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, और y क्या निकलेंगे? लिखेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। x प्लस y को बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, पहले आप लिखते रहिएगा जो जो चीजें मैं बता रहा हूं। यहां पर एक नोट लिखिएगा बेटा आफ्टर दिस। I gave you the note. एक मिनट। हर एक छोटी छोटी डिटेल्स को लिख लीजिए बेटा। राइट ईच एंड एवरी डिटेल्स वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग। हाँ सर। देखिएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, order of a reaction is the summation, the sum of the powers to which the concentration terms, या फिर you can write in the bracket or pressure, अगर गैस होगा, है ना, concentration terms are raised in order to determine the rate of the reaction. The rate of the reaction. सर एक बार पूरा रिपीट कीजिए। सामने लिखा है ना। So basically, order of the reaction is, we can say, it tells you about the, number of molecules whose concentrations determine the rate of the chemical reaction at a given temperature. ठीक है,
सबके कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा भी दिया हो, लेट अस से मान लीजिए ए प्लस बी गिविंग पी है, और यहाँ पर तुम्हारा रेट एक्सप्रेशन है आर इज इक्वल टू के टाइम्स ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 0। दैट मीन्स order of reaction with respect to A is 1 and with respect to B is what? 0. Overall order of reaction is 1 plus 0. क्या मेरी बात समझ में आई? हटा दें इसको बेटा। सर एक मिनट। Keep on writing each and everything. सर Yes बेटा। सर जैसे ये रेट जो इस रिएक्शन की रेट लिखी है तो इसमें के ए जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर 1 है, लेकिन जो बी है उसकी पावर 0 है। तो इसका ये मतलब निकलता है क्या सर कि जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो बी के इंडिपेंडेंट है? यस बेटा, बी का इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का इंडिपेंडेंट। ओके सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। हाँ, केयरफुल रहना क्या बोलता है वर्ड्स में। हाँ चलो, अभी देखो, लेट मी टेल यू, जो रेट एक्सप्रेशंस है ना, बड़े अलग अलग तुमको मिलने वाले हैं, तुमने सोचे भी नहीं होंगे वैसे वैसे मिलेंगे। जैसे देखो, H2 प्लस Cl2 HNu की प्रेजेंस में HCl, है ना, ये फोटोसेंसिटिव रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि जो इसका रेट एक्सप्रेशन है वो है कि H2 टू द पावर 0 Cl2 टू द पावर 0। मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने जब चेक किया तो ना तो वो H2 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था रेट, ना Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वाज व्हाट? इंडिपेंडेंट। 0। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? 0 ऑर्डर रिएक्शन निकली है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन। यहीं पर एक और टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी एक और टर्म डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। तो जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन सामने लिखी होती है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट्स के हैं वो डिसाइड करते हैं। मतलब how many molecules are participating in the reaction, like in the given equation, one molecule of H2 and one molecule of Cl2, these two are taking part in the reaction, so molecularity of the reaction will be how much here? 2। बात समझ में आई बेटा? तो मॉलिक्यूलरिटी भी लिख लेना बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, डिफरेंस को समझ लो। मॉलिक्यूलरिटी जो दिख रहा है वही लिख रहे हो, तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो तो होल नंबर होगी,
कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सामने दिख रहा है आपको, राइट? ये मॉलिक्यूलरिटी हो गई। ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तुम्हारा होल नंबर भी हो सकता है, राइट? फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर इज व्हाट? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये साफ साफ लिखना, theoretically we cannot calculate order. It can be whole number, it can be zero, fractional, even negative also. Highlight कर लो. Order is determined experimentally. Theoretically, we cannot find order. And it can be whole number, zero, fractional, even negative. जीरो का एग्जाम्पल मैंने सामने लिख दिया, देखो. गाइस, अब मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूं कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है। जब बार बार लिख रहे हैं ना एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है? बहुत आसान है, वो तो तुम घर पे चेक कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट है, और वो अगर ये कह दे कि इफ वी डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, then rate of the reaction is doubled, and keeping the concentration of B constant at that point of time. But if concentrations of both A and B are doubled, then rate becomes 8 times. तो इमेजिन करो, मैं बताता हूं। मान लीजिए इसका जनरल रेट एक्सप्रेशन में एज्यूम कर लूं, R is equal to K times, ध्यान से सुनना, A to the power X, B to the power Y। ये जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। अब मैथमेटिकली सोचो, आप तो 5 सेकेंड्स में भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैथमेटिकली सोचूं तो मैंने इसके कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और इसको डबल कर दिया। तो जब तुम उसको डबल करोगे तो कह रहा है रेट डबल हो गया। इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा टू द पावर एक्स के टाइम्स A टू द पावर एक्स B टू द पावर Y। ये क्या है बेटा? वही पुराना R कैंसिल हो गया। 2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1। इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ गई। फिर वो कह रहा है कि अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो तो रेट 8 टाइम्स हो जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा? 8R, 8 टाइम्स बोला ना, 8R। और किस किस की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हो? दोनों की। 2A टू द पावर R x कर दो और 2B टू द पावर Y कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? 2 बाहर ले लो, इसका भी और इसका भी, तो ये हो जाएगा 2 द पावर x और वो 2 द पावर y। ये हो जाएगा 2 द पावर x प्लस y k टाइम्स concentration of A to the power x B to the power y। this is R cancelled, 2 to the power x plus y is 8, मतलब 2 to the power 3। that means x plus y is equal to 3। x की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ गई है, y की वैल्यू 2 आ गई। क्या बात समझ में आई? Yes, उसने केवल एक्सपेरिमेंट क्या किया था? उसने बोला कि B को अगर कांस्टेंट लो और A की कॉन्सेंट्रेशन को तुम डबल कर दो, देन रेट बिकम्स 2 टाइम्स, डबल हो जाता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। दूसरा उसने क्या किया? उसने बोला कि A एंड B बोथ कॉन्सेंट्रेशंस आर डबल्ड, देन रेट बिकम्स 8 टाइम्स। ठीक है, ऑल्दो वो तो तुम ऐसे ही बोलोगे, मतलब ओरली भी सॉल्व कर सकते हो ना कि अगर A का डबल करने पर रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही पता चल रहा है, बट ये मैथमेटिकल वे है पूरा, आप इसको कॉपी कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है बेटा? एनीवन?
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए आया है 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू बी आया है 2, ओवरऑल ऑर्डर कितना आया है 3। कोई कंफ्यूजन बेटा? कॉपीड? नो सर। डन? हाँ सर। चलो इसको हटा दें बेटा, सबने कॉपी कर लिया? यस सर। देखो एक दो और रिएक्शंस का तुम्हें आइडिया दे देता हूं। जैसे एक ये रिएक्शन, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बेसिकली मेटल सरफेस पे हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जैसे यहाँ पर गोल्ड सरफेस पे इसको हीट करते हैं तो ये H2 गैस और I2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी जीरो ऑर्डर का एग्जांपल है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो बेटा। इसके अलावा जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है ना, वो सब फर्स्ट ऑर्डर। आप ये भी लिख लो बेटा।
ठीक है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर। हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 पढ़ेंगे, H2O2 का डिकम्पोजिशन H2O और O2 में, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ये सब एग्जाम्पल्स ऐसे ही करके लिख लो। रेडियो एक्टिव क्या लिखा? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बेटा, सब फर्स्ट ऑर्डर ही रहता है ना? IN कर दो, हाँ, डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर है, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर है। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा, रेडी है? एक मिनट। हाँ सर। हम्म, दिखा बेटा क्वेश्चन? हाँ सर। चलो आंसर बताओ। तो भेजा। हाँ दिखा। वेरी गुड, आंसर भृगु ने भेजा, वेरी गुड आरुष, शिल्प। गुनगुन बेटा, अवलीन, अवनीत, वाई आर नॉट सेंडिंग आंसर्स? या मुझे दिख नहीं रहा। देखो एक तरीका तो जो मैंने बताया आपको, या तो मैथमेटिकल कर लो, ओरली भी कर सकते हो, ये तो 5 सेकंड का आंसर। बट अगर नहीं हो रहा है तो आप रेट, जैसे ऊपर देखो ना लिखा है ना रेट एक्सप्रेशन, ये लिखा है ना, और ये डेटा दिया है, एक्सपेरिमेंट किया है उसने। वो बोल रहा है कि कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो क्या, रेट में चेंज क्या आ रहा है, जस्ट ऑब्जर्व दोज थिंग्स। देखो अगर आप बाई चांस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ओरली कर सकते हो, नहीं तो आप रेट एक्सप्रेशन एज्यूम कर लो। R इज इक्वल टू कितने रिएक्टेंट्स है बेटा? 2। सो आई विल टेक K टाइम्स A2 टू द पावर कंसंट्रेशन X एंड B2 टू द पावर कंसंट्रेशन, सॉरी, A2 टू द पावर X एंड B2 टू द पावर Y। X एंड Y मैंने ऑर्डर ले ली।
विद रिस्पेक्ट टू A2 एंड विद रिस्पेक्ट टू B2। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर वैल्यू सामने रखी है, आप डाल सकते हो, दूसरी रखी डाल दो, पावर आपको कैलकुलेट करनी है। ओरली करना हो तो ऐसे ही देख लो। आप देखो, अगर मैं यहाँ पर ए की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखूं, जस्ट ऑब्जर्व दिस, ए की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने सेम रखा, बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई इस मोमेंट पे, बताइए? बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? डबल हुई। तो बताओ रेट क्या हो गया? रेट क्या हुआ? डबल हुआ। यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन तुमने डबल की तो रेट डबल हुआ। इसका मतलब y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी तो डबल होगा। अगर 2 कर दोगे तो 4 टाइम्स निकल आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर है? तो y की वैल्यू 1 का मतलब है b की वैल्यू 1 यहां के हिसाब से आ गई। इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, B2 1 हो गया। अब इसके बारे में सोचो, दूसरा वाला ले लो। तो इसमें आप इसको ले, ये इसमें देखो कॉन्सेंट्रेशन बी की तुमने सेम रखी, ए की क्या कर दी देखो, A2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी? डबल कर दी। नाउ लुक एट दिस, क्या रेट डबल हुआ या ट्रिपल हुआ? क्या हुआ? डबल हो गया। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी दैट वुड ऑल्सो बी 1। इसके हिसाब से देखोगे तो ए की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब A2 के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है और B2 के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये आपको आंसर निकाल देना चाहिए था सबको। कई लोगों ने आंसर दिया। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज टेल मी। इसको नहीं तो अच्छे से लिख लो। ओरली कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। 5 सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं, और मैथमेटिकली फिर आप रख कर देख लो। क्वेश्चन वगैरह कॉपी कर लेना बेटा, हर एक चीज। हाँ, हाँ सर, उसमें भी ये सब बाद में तुम्हें रिवीजन में काम आएंगे। इंटरेस्ट भी जेई मेन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 5-5 सेकंड्स पे आप आंसर दे के निकल। बिल्कुल कहाँ गया बेटा? यस सर। ऐसा ही क्वेश्चन आता है तुम्हारे घर। हाँ। हाँ सर, ये हो गया था। एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी वेट करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में नहीं पूछ सकता है, थोड़ा और स्टाइल बदलेगा क्वेश्चन पूछने के। चलो, शुड आई चेंज द क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दू? हाँ सर।
थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन हो गया ये प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में। Hint is, first of all, you find order with respect to A2, with respect to B2. सर मेरे को सेकंड क्वेश्चन नहीं समझा, सेकंड पार्ट। कोई बात नहीं, सर बता दो। अरे रुक ना, अभी कर तो रहे हैं लोग। नहीं पर मीनिंग बस समझा दो। अच्छा, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। फॉर अपीयरेंस ऑफ ए बी मतलब। हाँ, वो क्या ऊपर रिएक्शन लिखी तो है, भूल अच्छा गए क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते थे, हाँ डी डी ए बी बाई डी टी। हाँ याद है। तो श्योर नहीं है मेरा पर भी। कोई बात नहीं, चलो क्या डिस्कस कर लें। हो गया सर, 1 मिनट। बाकी अगर नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन जरूर कॉपी कर लो बेटा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप सोल्यूशन भी अच्छे से लिख लेना। सब भेजा है। वेरी गुड बेटा। चल देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम है आपको ऑर्डर निकालना है ना। मान लीजिए कि आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हो, R इज इक्वल टू K टाइम्स, है ना,
कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर एक्स कर दिया, बी टू द पावर वाई कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि ए सेम है और बी टू क्या हो रहा है, ए टू सेम है और बी टू क्या हो रहा है। सब लोग देखो बी टू क्या हो रहा है स्क्रीन Double. में, डबल हो रहा है। रेट क्या हुआ, क्या आधा। हुआ, सॉरी रेट डबल हो गई। डबल हुआ। इसका मतलब है कि A2 की पावर B2 की पावर कितनी होगी, 1। One. तभी तो डबल करने पे रेट डबल हो रहा है। यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस कितनी आई, 1। अब तुम देखो क्या कहीं और कुछ हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन हमने सेम रखी, इसको डबल किया तो रेट कितना हो गया, फिर से डबल हुआ। दिख रहा है कितना आसान है सब निकालना। तो यानी इसकी रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर कितना हो गया बेटा, क्या बात समझ में आई, 1 1 ऑर्डर। कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान से देखना ये जो है ना, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी है। हमने उसको ऑर्डर रेट ऑफ द रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट टर्म को देखो, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं है। माइंड इट, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मुझे, सब लोग ध्यान से सुनना, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी। क्या मेरी बात समझ में आई ये सबको? इज इट क्लियर? हाँ। And that will be equated with rate constant of the reaction A2 B2। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, हाफ, कोई भी वैल्यू एक चूज कर लो जो तुम्हारी मन हो। जैसे मान लो कि तुमने 0.1 वाली चूज की, तो उस समय रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी कितना है, 2.5 इंटू 10 माइनस कितना 4 रख देते हैं। कोई कंफ्यूजन? इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट रिएक्शन का, और ये 0.1 है, ये 0.1 है। तो बताइए रेट कांस्टेंट रिएक्शन का कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू? 1.25 into 10. ये आ गया 1.25, और ये 10⁻1 10⁻1 उधर कैंसिल किया, 10⁻2 बचेगा। इज इट क्लियर बेटा? बताइए हाँ। किससे मैच किया? सी और दूसरे वाले का बी है और फर्स्ट वाले का सी। सब भी है से उसका, मैच किया। सबको ये समझ में आया बेटा? हाँ सर। सब वो वाला भी है ना। नहीं बराबर है, फर्स्ट का सी है, सेकंड का बी। सी, अभी तो सी निकाला ना। हाँ सर उल्टा सोचा। हाँ, आप सब लोग अपने आंसर को सब लोग सही मत मानो, पहले सामने देखो बेटा सब लोग, हाँ, और प्रोसेस क्या है वो सब पहचान लो। अभी देखो लेवल अपने आप चेंज हो गया है ना, लेकिन अब सीक्वेंस में कर रहे हैं इसलिए धीरे धीरे तुम्हारा लेवल बढ़ता चला गया। सबने कॉपी कर लिया बेटा? नहीं सर, 2 मिनट। दूसरे क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कह रहा है कि अगर मैं डी ए बी बाई डी टी इस रेट के लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो मेरा कोई रेट कांस्टेंट होगा, दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर द अपीयरेंस ऑफ ए बी। और उस मोमेंट पे आप इस तरह का रेट एक्सप्रेशन बनाओगे, राइट ना। तो यहां पर इसकी वैल्यू आप कोई ले लो, है ना। जैसे मान लीजिए 2.5 इंटू 10⁻⁴ ही लग ली, ये तुम्हारा ए बी वाले के लिए हो गया। और ये 0.1 और 0.1, यानी तुम्हारा के ए बी यहां पर आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻²। क्या बात समझ में आई? बी आंसर करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत बेहतरीन इसमें यूज किए। एक जो स्टार्टिंग में हमने स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बेसिस पे
और सब्सटेंसेस के बेसिस पे रेट लिखा था, रेट ऑफ द रिएक्शन, और दूसरा ही जो रेट एक्सप्रेशंस हमने बनाए थे। एनी कंफ्यूजन? नो सर। इस क्वेश्चन को देखो, कर पाओगे? ट्राई करने के पहले लिखने में भी टाइम था, क्या बेटा? लिखने में भी टाइम था। चलो ठीक है, इसको तुम लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से डिस्कशन शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन। आई होप सब लोग सही से आंसर निकाल कर ले आओ। हाँ यस सर। ठीक है, यस सर। बाय सर। चलो रेस्ट करो। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. चलो थैंक यू सर, बाय सर, हैव अ ग्रेट डे।